हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और वही कहेगा कि कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। और भारत में कहेगा कैसी मानसूनी पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी पाई जाती है। जलवायु कैसी पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। 2 नंबर हो जाएगा, शिवालिक का विस्तार है। शिवालिक का जो विस्तार है पोतावर बेसिन और तीस्ता के मध्य है। और शिवालिक जो है हिमालय का पाक प्रदेश है, या हिमालय का जो नया भाग कहेगा तो शिवालिक हो जाएगा। वही सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब हिमालय स्थित है। सतलज और काली के मध्य कहेगा तो कुमाऊं हिमालय है। और तीस्ता और काली के कहेगा मध्य कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय हो जाएगा। और सबसे लंबा है नेपाल हिमालय। काली नदी भारत और नेपाल के बीच रेखा बनाती है, या भारत और नेपाल के बीच बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। वही कहेगा मुद्रास्फीति में लाभ किसे होता है? तो देनदार या ऋणी को लाभ होता है, या देनदार का या ऋणी को। आगे देखेंगे, 4 नंबर हो जाएगा, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है बाब अल मंदेव। वही स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। मलाक्का जल संधि कहेगा तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। हॉर्मुज हो जाएगा, ईरान और ओमान को जोड़ता है। हॉर्मुज जल संधि किसके बीच है? ईरान और ओमान को बीच है। रंगराजन समिति का संबंध कहेगा किससे है? रंगराजन समिति का संबंध हो जाएगा भुगतान संतुलन से। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में। और राष्ट्रीय योजना समिति कहेगा तो 1938 हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति का संबंध हो जाएगा जनसंख्या नीति से। राष्ट्रीय योजना समिति कहेगा तो 1938 में गठन हुआ था, और राष्ट्रीय आय समिति का 1949 में। 6 नंबर हो जाएगा, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जाता है। 7 नंबर है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो कुल बचत पर निर्भर करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण है किस पर निर्भर करेगा? तो कुल जितना बचत होगा उस पर निर्भर करेगा। आगे देखेंगे, 8 नंबर हो जाएगा, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी द्वारा किया जाता है। सेबी गठन हुआ था 1988 में, और सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 के तहत। और सेबी की स्थापना फेरवानी समिति के तहत किया गया था। यूटीआई का स्थापना हुआ था 1964 में। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और एक्ट कहेगा तो 1934 के तहत। वही भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के कहेगा स्थापना कब हुआ था? 1985 में, 20 मार्च 1985 में। 9 नंबर हो जाएगा, भारत में पहली बार मूल्य सर्वाधिक कहेगा कि भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया गया था? मूल्य संवर्धित कर कहेगा तो 2005 में लागू हुआ था। और आरटीआई भी भारत में 2005 में लागू हुआ। पहला राज्य कहेगा तो राजस्थान हो जाएगा। कहेगा कि डॉल्फिन को किस वर्ष जलीय जीव घोषित किया गया? तो 2009 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में। और भारत में जैव विविधता अधिनियम कहेगा तो 2002 में लागू हुआ। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। वही भारत में जल प्रदूषण निवारक अधिनियम लागू किया गया था 1974 में। और वही वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम कहेगा तो 1981 में लागू किया गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। और इसमें अधिक प्रभाव चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल का होता है। ज्वार जो है 12 घंटा और 26 मिनट, और भाटा कहेगा तो 6 घंटा और 13 मिनट के अंतराल पर आता है। आगे देखेंगे, 12 नंबर हो जाएगा,
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बबर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में स्थित है, ये एशियाई बबर शेर के लिए प्रसिद्ध है। राजा जी उद्यान कहेगा तो उत्तराखंड में स्थित है, और श्री राम गोपालचारी को उपनाम कहेगा तो राजा जी हो जाएगा। पेंच उद्यान हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? भारत में नई वन नीति लागू हुआ था 1988 में, और भारत परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश है जो कि 1952 में अपनाया था। वन संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1980 में लागू हुआ था, और पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986 में लागू किया गया था। अब वन जीव संरक्षण कहेगा तो 1972 हो जाएगा। वन जीव संरक्षण 1972। और भारत में एसएमएस की शुरुआत हुआ था 1991-92 में। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सा झील सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो ग्रेट बैरियर है ये ग्रेट लेक्स के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मिशिगन झील और सुपीरियर झील और ईरी झील जो है ये ग्रेट लेक्स के अंतर्गत सम्मिलित है। मिशिगन झील अमेरिका में है, सुपीरियर झील कहेगा तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है, ईरी झील हो जाएगा अमेरिका। 15 नंबर हो जाएगा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो इसमें साधारण बहुमत होता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कहेगा किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब राज्य में और 1951 में। आगे देख लेंगे। 16 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये सही है। और हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 और हुआ था 1774 में। लेमिनेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था कलकत्ता में, उसका कहेगा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 में। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो ये था 41वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के जो अधिकार था मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में रख दिया गया था, और ये हुआ था 1978 में। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के F में था जो कि मौलिक अधिकार में था, और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसे 19 के F से निकालकर 300 के क में रख दिया गया जो कि अभी विधिक अधिकार है। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। यह भारत की देन है, ये सही है। यह 1962 में से जारी है, ये भी सही है। यह औपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले में उठ सकते हैं, तो ये भी सही है। इसमें हो जाएगा सभी सत्य है। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। और वही कहेगा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, तो ये अनुच्छेद 63 के तहत। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो ये कहेगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 64 के तहत। और उपराष्ट्रपति कहेगा कि राष्ट्रपति के न रहने पर उनके जगह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे, तो अनुच्छेद 65 के तहत। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, तो ये अनुच्छेद 76 में नहीं, ये अनुच्छेद 72 में है। और उपराष्ट्रपति के क्षमा दान करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में है, और राष्ट्रपति का है अनुच्छेद 72 में। बाकी ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो होता है 5 लाख रुपए है, ये सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। आगे देखेंगे
21 नंबर हो जाएगा, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार भारत में यूपीएससी का गठन किया गया था और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया 1926 में। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था और भारत परिषद अधिनियम 1892 का संबंध अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से है। आगे देख लेंगे, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया। तो जूनागढ़ को मिलाया गया था जनमत संग्रह से, ज से जूनागढ़ और ज से जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया था। हैदराबाद को मिलाया गया था पुलिस कार्रवाई द्वारा और जोधपुर को कहेगा तो विलय पत्र द्वारा मिलाया गया था। 23 नंबर हो जाएगा, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो भारत की जो 22 भाषाओं का उल्लेख है ये 8वीं अनुसूची में किया गया है और 11वीं अनुसूची का संबंध कहेगा तो पंचायती राज से है जिसमें 29 विषय दिया गया है और 12वीं अनुसूची का संबंध हो जाता है नगरपालिका से जिसमें 18 विषय हैं। तीनों सूची का उल्लेख यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में और 9वीं अनुसूची का संबंध कहेगा तो भूमि से संबंधित है। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो जो उग्र था वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक के कार्यकाल कहेगा तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था और वही उत्तर वैदिक का कार्यकाल कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक कहेगा तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था कार्यकाल। उत्तर वैदिक कहेगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक कार्यकाल था। 25 नंबर हो जाएगा, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे। तो दूसरा जो तीर्थकर थे जैन का तो वो अजितनाथ थे। अजितनाथ क्रम से दूसरे थे और इनका प्रतीक चिन्ह कहेगा तो हाथी हो जाएगा। संभवनाथ ये तीसरे तीर्थकार थे और इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा और वही जैन धर्म के संस्थापक या पहला तीर्थकार कहेगा तो ऋषभदेव हो जाएंगे और इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सांड। और इस नेमी का अन्य नाम नेमिनाथ था और ये 22वें तीर्थकार थे और इनका प्रतीक चिन्ह कहेगा तो शंख हो जाएगा। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख कहेगा तो ऋग्वेद में भी मिलता है। एक क्वेश्चन आता है कि किस जैन तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये जो जैन तीर्थकर थे और पिछला बार बिहार दरोगा में पूछा भी था कि क्रम से कौन थे या प्रतीक चिन्ह का क्या था। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो ये मिलता है उपनिषद से। उपनिषद की संख्या कहेगा तो 108 हो जाएगा और वेद की संख्या थी 4। वेद की संख्या कितनी थी तो 4। पुराण की संख्या 18 हो जाएगा और वेदांग की संख्या 6 हो जाएगा। वेद को अच्छी तरह से जानने के लिए वेदांग की रचना की गई जिसकी संख्या 6 है। 27 नंबर हो जाएगा, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा 6ठा अनुच्छेद में 6ठा शिलालेख में दिया गया है। वही 4था शिलालेख में कहेगा तो धम्म घोष को घोषणा की गई है। धम्म घोष की घोषणा की गई किसमें तो 4था शिलालेख में। और वही 7वां कहेगा 7वां शिलालेख में क्या है तो तीर्थ यात्रा। 11वां में कहेगा तो धम्म की व्याख्या की गई है। पहली बार शिलालेख के कहेगा खोज किसने की था, टी पैंथर किए थे 1750 में और पहली बार अशोक के शिलालेख पढ़े थे जेम्स प्रिस्पे 1837 में। आगे देख लेंगे, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें हो जाएगा वनारोपण। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें हो जाएगा वनारोपण। आगे देखेंगे, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अबू रजाक किस देश का निवासी था। अबू रजाक जो था फारस यानी कि ईरान के निवासी था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये विजयनगर आया था। वही कहेगा कि इटनी निवासी जो निकोलो कोंटी थे तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आए थे और पुर्तगाली यात्री बारबोसा कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था। तो ये किए थे 1562 में। अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति की 1562 में।
तीर्थ यात्रा की समाप्ति की। जो तीर्थ कर पे लगता था, तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसकी समाप्ति किए थे 1563 में। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थे 1582 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 31 नंबर है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एला सापल की संधि के तहत। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक, और दूसरा हुआ था 1749 से 54 तक, और तीसरा हुआ था 1756 से 63 तक। पहला कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 तक चला था उसे समाप्त किया गया था एला सापल की संधि के तहत। और दूसरा एक कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1749 से 54 तक हुआ था, और इसे समाप्त करने के लिए पांडिचेरी की संधि हुई थी। और तीसरा हुआ था 1756 से 63 तक, और इसके समाप्त करने के लिए पेरिस की संधि की गई थी। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक, और उसके एक वर्ष बाद हुआ दूसरा 1749 से 54 तक, और 2 वर्ष बाद हुआ तीसरा 1756 से 63 तक। पहला समाप्त करने के लिए एला सापल की संधि हुई, और दूसरा के लिए पांडिचेरी की संधि हुई, तीसरा के लिए कहेगा तो पेरिस का। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त करने के लिए मद्रास की संधि की गई थी, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1767 से 69 के तक चल हुआ था। आगे देखेंगे, दूसरा नंबर हो जाएगा 32 नंबर, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? तो जो दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध था लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में लड़ा गया था। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 तक। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में दास प्रथा समाप्त किया गया था 1843 में। और वही लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा की समाप्ति की गई थी 1829 में। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच की युद्ध कहा था? तो ये कहे थे टी.आर. होम्स ने। और कहेगा कि ये स्वतंत्र भारत का प्रथम युद्ध था, तो ये कहे थे बी.डी. सावरकर ने। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था? तो डिजरायली। और ये कहेगा कि यह धर्म ग्रंथों को ईसाइयों के विरुद्ध ये युद्ध था, तो ये कथन था L.E.R. रीज का। ये सब जो कथन है 1857 के विद्रोह के बारे में कहा गया है। 34 नंबर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहे थे एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। वही नेताजी को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे महात्मा गांधी। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दिए थे खेतड़ी के राजा अजीत सिंह। 35 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य है, देख लेते हैं। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1942 में भारत आया था। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट मिशन आयोग का गठन किया गया था 1946 में। शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग का गठन किया गया था। आगे देख लेंगे, 36 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पुष्पों को अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, और पराली पादपों का अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं, यानी कि घास के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं या पैलियोंटोबॉटनी कहते हैं। कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। आगे देखेंगे, R.H. हिटेकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? R.H. हिटेकर द्वारा जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, और ये 1969 में किए थे। और वही वर्गीकी के पिता कहेगा तो कार्ल लिनियस को कहते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है। और लिथोफाइटस जो है ये कड़ी चट्टान पर उगने वाले शैवाल हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ये संवहनी ऊतक आते हैं, यानी कि इसमें जो पौधे पाए जाते हैं उनमें संवहनी ऊतक होता है। और ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ है। आगे देख लेंगे, 39 नंबर हो जाएगा, सरसों के बीज के अपश्रमी के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो अर्जीमोन के बीज को। जो सरसों है ये कुरुसी फेरी कुल के पौधा है। कुर्सी फेरी कुल के पौधा है सरसों। आगे देखेंगे
40 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन B2 के कहेगा रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा। और विटामिन के का कार्य होता है रक्त का थक्का बनने में मदद करना। विटामिन के का महत्वपूर्ण कार्य है रक्त का थक्का बनने में मदद करना। और विटामिन के का रासायनिक नाम कहेगा तो फिनोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन 3 का रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। और विटामिन 5 का पेंटोथोनिक हो जाएगा। आगे देखेंगे 41 नंबर है, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है? तो कुनेन प्राप्त होता है छाल से। और कहेगा कुनेन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो मलेरिया रोग में कुनेन का प्रयोग किया जाता है। और वही जड़ के कहेगा कि उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो मूली और गाजर जड़ का उदाहरण है। और वही कपास कहता है कि किससे प्राप्त होता है? कपास प्राप्त होता है बीज से। 42 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इनमें से सभी जो है पाचक हार्मोन है और सभी का स्राव होता है छोटी आंत में। भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। आगे देख लेंगे 43 नंबर हो जाएगा, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो कांच में जो लाल रंग होता है तो क्यूप्रस लवण के कारण कांच का लाल रंग होता है। और वही क्यूपरिक लवण के कारण पीकॉक नीला होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्यूप्रस कहेगा क्यूप्रस लवण के कारण कांच का जो रंग होता है लाल होगा और क्यूपरिक कहेगा लवण के कारण कांच के जो रंग होगा ये नीला हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग गहरा नीला होता है। आगे देखेंगे 44 नंबर में हो जाएगा, मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। यूरेनियम का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है नाभिकीय ईंधन में। कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है कैंसर का उपचार में। आयोडीन का उपयोग किया जाता है गलन जो रोग होता है उसमें। और रेडियम का उपचार किया जाता है द्वितीयक कैंसर में। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस का समूह कहते हैं? तो जो समूह 18 है इसमें सभी गैस उत्कृष्ट गैस हैं। वायुमंडल में अधिक पाए जाने वाला कहेगा अक्रिय गैस जिसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं कौन सा हो जाएगा? तो आर्गन हो जाएगा जिसकी मात्रा होता है 0.93%। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन हो जाएगा। और वही कहेगा कौन कौन सी अक्रिय गैस है? तो हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, जिनॉन हो जाएगा, एक रेडॉन हो जाएगा। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। 46 नंबर है, सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो यह गोल्ड यानी कि सोना का हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर हो जाएगा सिल्वर का अयस्क। डोलामाइट हो जाता है कैल्शियम या मैग्नीशियम का। और पायरोलिसाइट हो जाएगा मैग्नीज का। आगे देखेंगे जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह बी जो है सत्य नहीं है, यह एक सदिश राशि है, यह सत्य नहीं है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है एक अदिश राशि है, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो इसमें जो भूकंपीय तरंग एस तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। वही भूकंपीय तरंग पी कहेगा तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है। और एस तरंग और पी तरंग कहेगा तो ये भूगर्भीय तरंग है। ये दोनों क्या हो जाएगा? भूगर्भीय तरंग हो जाएगा। और धरातलीय तरंग हो जाएगा एल तरंग। पी तरंग जो है ये तीनों समूह से होकर गुजरता है, यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस तीनों से होकर गुजरेगा। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो ये गामा किरण का प्रयोग चुंबक पराबैंगनी किरण के खोज किए थे जोहान रिटर ने। और वही कहेगा लघु रेडियो तरंग के खोज किसने किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज किए थे। और दीर्घ रेडियो तरंग के कहेगा तो मार्कोनी हो जाएंगे। एक्स किरण के खोज किए थे रोएंटजन ने। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 50 नंबर, प्रकाश के किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? विचलन सबसे अधिक होगा बैगनी का और सबसे कम कहेगा तो लाल का, क्योंकि बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य होता है कम होता है
और लाल का तरंग दर अधिक होता है। जिसका तरंग दर अधिक होगा उसका विचलन कम होगा। और प्रिज्म में नीचे से देख लेते हैं रंगों का क्रम। तो नीचे से हो जाएगा, पहला हो जाएगा बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लागू किए थे 1765 में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे। तो बंगाल के लिए किए थे मोहम्मद राजा खां को और बिहार के लिए कहा गया था राजा सीताब राय को किए थे। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स किए थे 1772 में। लागू किए थे रॉबर्ट क्लाइव 1765 में और इसे समाप्त किए वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। आगे देख लेंगे, आगे वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्य है तो इसने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लागू किए थे। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली वार्षिक जो पेंशन था उसको बंद करवा दिए। इसी के समय में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। इसी के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई और इसी के समय में 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की गई थी। आगे देख लेंगे, इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी 1781 में। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है 1782 में। भारत में कहेगा नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और वही इन्होंने बंगाल में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू भी किए थे। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया कर्नल रीड द्वारा। आगे देखेंगे, भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था तो हॉट मैकेंजी द्वारा। वही कहेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था तो कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था और महलवाड़ी व्यवस्था कहेगा तो हॉट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो